हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कनेक्टेड एजुकेशन में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक फ़िज़िक्स का नया टॉपिक, जो कि वेक्टर्स। ये हमारा फ़िज़िक्स का पहला टॉपिक है और ये फ़िज़िक्स का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली टॉपिक तो मैथमेटिक्स का है। क्लास 12th में एंड में जब हम एकदम बड़े हो जाते हैं, 2 साल बढ़ जाएंगे आज से, आज की उम्र हमारी 1.5 साल आज से बड़ी हो जाएगी, तब हम वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स में पढ़ते हैं। एक्चुअली मैथ्स का चैप्टर है, लेकिन हमको पूरी फिजिक्स में ये जो फिजिक्स की जान होती है ना, जो फिजिक्स का क्रक्स कहते हैं, फिजिक्स की जान होती है, वो चैप्टर है ये वेक्टर्स। इसलिए वेक्टर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथ्स वाले टीचर जो होंगे वो हैं आपको, वो भैया आपको, अभिजीत भैया आपको वो पढ़ाएंगे भी, ठीक है। लेकिन हमको फिजिक्स के लिए कुछ वेक्टर्स की ज़रूरत है, तो वेक्टर्स आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी जो इतनी वेक्टर्स की ज़रूरत है वो तब अभी हम अपने फिजिक्स के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे बाल, तो ये बाल चले गए और मैं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने मतलब घर पे खुद काटे हैं बाल अपने मम्मी पापा की मदद से। सो ऐसा ही टाइम चल रहा है। लेकिन जो हमारी कंट्री इंडिया है यार, ये बहुत ही एक ब्रेव कंट्री है। ये सारी दिक्कतों को फाइट करती हुई आई है, और इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज़ करने वाले हैं। उनकी बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हर जगह पे। तो आप लोगों को पता है आज 29 मई तारीख है, और ये जो 26 मई, अभी 3 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा दिन था स्विट्ज़रलैंड के लिए। स्विट्ज़रलैंड का 3 दिन पहले 26 मई को साइंस डे था, ठीक है। और वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में साइंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम विजिट किए थे। एक साइंस के पायनियर होने के साथ साथ वो बहुत कुछ थे, वो प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई, उन्होंने बहुत कुछ किया, और उनकी विजिट की वजह से स्विट्ज़रलैंड में साइंस डे मनाया जाता है। सोचिए हमारी इंडिया के लिए कितनी गर्व की बात है। तो होप करते हैं कि ये सब जो भी चल रहा है कोरोना वाला, ये सब खत्म हो जाएगा और सब कुछ शुरू होगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं वेक्टर्स, और वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो मैं एक आदमी बनाता हूँ, यहाँ कोई भी हो सकता है, मान लो इसका नाम है राम, ठीक है। ये इसके हाथ है, देखो सुंदर सुंदर, ये इसका हाथ है एक, और एक हाथ इसका ये है, ठीक है, ठीक है। इसका कुछ नाम है, ठीक है, कुछ भी नाम होगा इसका, चलो इसका नाम राम है, ठीक है, राम है। अब राम का एक दोस्त था श्याम, ठीक है। श्याम आता है इधर से, श्याम आता है इधर से, ये श्याम के 2 टांगे, श्याम के 2 हाथ, ठीक है। अब क्या करता है श्याम के हाथ बहुत लंबे हैं, देखो भाई, क्योंकि वो बहुत दूर हो गया ना, श्याम इससे 2 हाथ मिला के खड़ा हुआ था। तो अब श्याम क्या कर रहा है, बोल रहा है चलो 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 मेरे साथ तुम खेलने चलो। ये इसको इधर खींच के लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको इधर खींच के लेके जा रहा है। मान लो इसके पास में जितनी ताकत थी, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, है ना, इसको खींचेगा, देखो ये ऐसे करके खींचेगा इसको करके, ठीक है। ये ऐसे, वो राम है और ये श्याम है, तो उसको ऐसे करके खींचेगा, ठीक है। ये रहा श्याम, ये इसको खींच रहा होगा, और इसके पास में इतनी ताकत थी कि ये फोर्स लगा पा रहा था 10 न्यूटन की, मान लो, ठीक है। इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा पा रहा था, ठीक। और यहाँ से एक और दोस्त इसका कोई है, ठीक है, इसका नाम पहलवान है, ठीक, इसका नाम पहलवान है, ठीक। और ये क्या कर रहा था, इसके पास भी ताकत थी, ये भी बोला था खेलने चलते हैं, ठीक है, खेलने चलते हैं। तो ये भी इसके पास भी उतनी ताकत थी जितनी श्याम के पास थी। था ये पहलवान, लेकिन ताकत उतनी ही थी। तो ये इसको खींच रहा था इधर 10 न्यूटन से, ठीक, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। तो दोनों ने क्या किया, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन अगर श्याम फोर्स लगाता केवल, मान लो ये नहीं होता, तो ये इसके साथ चल देता आगे, ये इसके साथ चला जाता, कहाँ जाता है, राइट में जाता, है ना। अगर श्याम नहीं होता, केवल पहलवान होता, तो इसके साथ इधर चला जाता, लेफ्ट में चला जाता। तो दोनों ने फोर्स तो 10 न्यूटन की लगाई थी, लेकिन एक ने फोर्स ऐसे करके लगाई थी, एक ने फोर्स ऐसे करके लगाई थी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था, बिल्कुल सेम था, बराबर फोर्सेस लगाई थी। लेकिन उन दोनों फोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट आया, जो रिजल्ट हुआ, वो अलग अलग हुआ। इस फोर्स की वजह से वो राम जो था वो राइट में चला गया, इस फोर्स की वजह से वो लेफ्ट में चला गया। तो इन फोर्सेस में क्या अंतर है? दिखने में तो बिल्कुल वैसे ही 10 न्यूटन की है, 10 न्यूटन की है, तो इनमें अंतर क्या है? इन पे अंतर है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका जो डायरेक्शन है ना वो मैटर करता है। इनके पास में मैग्नीट्यूड तो है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के इनके पास मैग्नीट्यूड तो है, दोनों के पास में है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन थी, और डायरेक्शन थी इसकी क्या, राइट, ठीक है,
राइट में डायरेक्शन थी, इसकी क्या डायरेक्शन थी, लेफ्ट में डायरेक्शन थी। तो इसलिए इन दोनों की वजह से अलग अलग काम हुए, एक से राम राइट में गया, एक से राम लेफ्ट में गया, ठीक है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो जो क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होती वो क्या होती हैं फिर, तो वो अलग तरीके के क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटीज का मैंने आपको फील दिया कि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन होता है, हम डायरेक्शन को उसकी फील भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मान लो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि ये वेइंग मशीन रखी हुई थी, ठीक है, ये वेइंग मशीन रखी हुई थी, वेइंग मशीन रखी हुई थी, ठीक। और यहाँ पे एक बंदा इस पे खड़ा हुआ था, मान लो, ठीक, राम नाम का ही खड़ा था इस पे एक बंदा, और इसके सर पे एक और खड़ा हुआ था आदमी, ये देखो इसके सर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो दोनों खड़े हुए हैं, ये मान लो दोनों 10 किलो के हैं, ठीक है, 10 किलो के दोनों हैं, तो 10 किलो के दोनों एक जगह खड़े हो गए। तो वेइंग मशीन क्या बोलेगी, वेइंग मशीन बोलेगी कि इसके ऊपर कितना है, 20 किलो रखा हुआ है, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, 20 किलो आएगी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला आदमी था अगर ये उतर गया, देखो यहाँ से उतर गया, ठीक है, और उतर के यहाँ आ गया, उतर के यहाँ आ गया, अभी भी देखो ये 10 किलो का है ना। तो अब वेइंग मशीन क्या बोलेगी, अभी भी वेइंग मशीन बोलेगी क्या 20 किलो ही है। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि यार अगर वो बंदा ऊपर चढ़ जाए या बगल में आ जाए उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये खड़ा रहे, अच्छा चलो ये वाला कहता है कि चलो मैं क्या करता हूँ, इसी वेइंग मशीन के ऊपर लेट जाता हूँ, ठीक है, ये लेट गया देखो, ठीक, ये लेट गया देखो इसके ऊपर, अभी भी वेइंग मशीन क्या बोलेगी 20 ही किलो है। तो ये कैसा भी हो जाए, इसके डायरेक्शन कैसा भी हो जाए, इसके मास का, देखो इसके पास में जो 10 किलो है ना, इसका मास है, तो इसके मास का कुछ भी डायरेक्शन हो जाए, वो कैसे भी हो जाए, डायरेक्शन स्पेसिफाइड ही नहीं है। मास तो हम मास बताएंगे ना, 10 किलो रखा हुआ, अब ये इसका क्या मतलब होता है, 10 किलो लेफ्ट में रखा है, 10 किलो राइट रखा है, 10 किलो टॉप रखा है, 10 किलो ऊपर, 10 किलो नीचे, कोई मतलब नहीं निकलता इस बात का। तो यहाँ पे मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो हाँ यहाँ लिख देते हैं, देखो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब कोई भी क्वांटिटी जैसे होती है, मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, मास है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सारी कुछ ना कुछ होती हैं, या तो स्केलर होती हैं या वेक्टर होती हैं। कुछ होती हैं खास, वो होती हैं टेंसर, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, टेंसर क्वांटिटीज़, ठीक है। उसके पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो बेसिकली तो दो चीज़ों में डिवाइड की गई हैं, ठीक है। एक होती है हमारी स्केलर्स और एक होती है हमारी वेक्टर्स। तो स्केलर्स की खासियत क्या होती है, स्केलर्स के पास में होता है केवल मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, इनके पास में नाप होता है। जैसे कि 10 किलो सेब ले आया, 10 किलो केले ले आया, 10 किलो सामान ले आया, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल। अब ये तो होता नहीं यार कि 10 किलो लेफ्ट वाला चावल, 10 किलो राइट वाला चावल, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो यहाँ इनके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो इनका एग्जांपल है 10 लेंथ, ठीक है, लेंथ है, जैसे 10 मीटर है तो 10 मीटर है तो है 10 मीटर। अब 10 मीटर का क्या मतलब होता है यार, 10 मीटर है तो उसका कोई लेंथ नहीं ना, मान लो 10 मीटर है, ये लेंथ है, तो ये जो है अब ये 10 ही मीटर है ना, अगर मैं इसको खड़ा कर दूँ, ठीक है, तो अभी भी ये 10 ही मीटर है, क्योंकि अगर ये बराबर है इसके तो 10 मीटर है ये। अब इसके डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना कि कितना इसका, क्या इसका मतलब जो लेंथ है इसकी वो चेंज नहीं हो जाएगी इसके डायरेक्शन चेंज करने से, ठीक है। अब मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं चाहे खड़ा हो रहा हूँ, चाहे मैं लेट जाऊँ, चाहे मैं बैठूँ, चाहे मैं जो कर लूँ, कुछ भी कर दूँ, मैं टेढ़ा खड़ा हो जाऊँ, मैं सीधा खड़ा हो जाऊँ, मैं झुक के खड़ा हो जाऊँ, मेरी हाइट तो 6 फीट रहेगी ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेंथ पे, ठीक है। लेंथ हो गया, उसके बाद में मास, ठीक, मान लो मेरा वेट 60 किलो है, ठीक है, मान लो यार 60 किलो है वैसे, तो 60 किलो मेरा वेट है, तो मैं अब चाहे जैसा रहूँ, मतलब मेरे डायरेक्शन से क्या फ़र्क पड़ना है मेरे वेट को, मैं वेइंग मशीन पे चाहे लेट जाऊँ, चाहे खड़ा हो जाऊँ, चाहे बैठ जाऊँ, चाहे जो करूँ, मेरा मास तो चेंज नहीं होने वाला। तो मास भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास में कोई मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। तो लेंथ हो गई, मास हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हम आगे बात करते जाएंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, ओके, डायरेक्शन होता है
और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन, मैं स्टार लगा रहा हूँ उसमें, ये फॉलो करती हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करती हैं। ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वेक्टर के लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्यों लॉज ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करती हैं, और क्यों ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है लेकिन वो क्वांटिटीज़ वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करती, वो वेक्टर क्यों नहीं कहलाती हैं। ये सारी हम बात बाद में करेंगे, ठीक है, वेक्टर एडिशन जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो इसमें है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि यार अगर कोई भाग रहा था, मान लो जैसे ये मार्कर है, ठीक, मार्कर अभी आगे जा रहा है, मान लो, ठीक, कितनी वेलोसिटी जा रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, 5 मीटर पर सेकंड, मान लो 0.1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा था, आगे देखो, आगे आगे जा रहा था, तो इसकी इतनी वेलोसिटी। अभी तुम लोग बोलोगे कि इसकी वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर मैं इस मार्कर को तुम लोगों की तरफ लेके चलाऊं तब भी उतनी तेज़ ला रहा हूँ मैं। देखो वेक्टर मतलब जितना डिस्टेंस से टाइम में कवर कर रहा है उतना डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन इस बार ये यहाँ जा रहा है, इस बार ये यहाँ आ रहा है। तो अगर तुम केवल 0.1 मीटर पर सेकंड बोल देते हो तब तो तुम्हारी बात गलत हो जाएगी। हो सकता है वो ऐसे जाए, हो सकता है वो ऊपर जाए, हो सकता है वो नीचे जाए, आगे जाए, पीछे जाए, कैसे कुछ भी करे। तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि 0.1 मीटर पर सेकंड तो सही है, लेकिन कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इसलिए वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं और भी क्वांटिटीज़ की, जैसे फोर्स, ठीक, फोर्स का मैंने फील दिया था, वही राम श्याम वाला केस ना, तो फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स अब लेफ्ट में लग रही है, फोर्स राइट में लग रही है, ऊपर लग रही है फोर्स। अब मुझको कोई पकड़ के ऊपर खींच रहा हो, अलग तरीके की फोर्स है। इधर से आके कोई ऐसे खींचे तो मैं ऐसे जाऊंगा, इधर से कोई खींचे तो ऐसे जाऊंगा, आगे खींचे तो ऐसे जाऊंगा, है ना। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे है फोर्स का, ये चीज़ डिपेंड करती, मतलब ये चीज़ अफेक्ट करती है फोर्स का, फोर्स कैसे लगेगी, ठीक है। और कुछ बात कर लें तो एसिलरेशन भी है, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, एसिलरेशन भी है, तो एसिलरेशन भी है। अब ये वाला मान लो यहाँ जा रहा था ऐसे करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एसिलरेशन से जा रहा था, मान लो ये वाला ऊपर जा रहा था, तो फिर से वही बात की डायरेक्शन यहाँ देखो मैटर कर रहा है, इसलिए क्वांटिटी कैसी है, इस वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, टेंसर क्वांटिटीज़। टेंसर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करती हैं। तो टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तब हम टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स और उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गई कहानी स्केलर्स और वेक्टर्स की, ठीक। अब उसके बाद में वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन हम बताते कैसे हैं, ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो वेक्टर है, कोई भी अगर वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सबसे चलो और देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, देखो भाई लोग। पहला तरीका होता है पिक्टोरियल वे, पिक्चर बना दिया, ठीक है, पिक्चर बना के बता देंगे कि वेक्टर कैसा है। और दूसरा तरीका होता है इक्वेशन लिख के मैथमेटिकली बताएंगे कि वेक्टर कैसा है, ठीक है। तो पिक्टोरियली में जैसे तुम लोगों को फील हो रहा होगा ना यार, तो वेक्टर कैसे है, देखो वेक्टर को हम क्या करते हैं, एक एरो कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसा ये वेक्टर होता है। इसके बाद में ये इसका डायरेक्शन है, तो इधर की तरफ, अब ये कुछ भी हो सकता है, इधर की तरफ मान लो ये है वेक्टर, ठीक है, ये इसका वेक्टर था ऐसे करके, तो ये इधर की तरफ है, एरो पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्शन बता रहा है। और ये जो लेंथ है इसकी, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मान लो 7 सेंटीमीटर का वेक्टर था, ठीक है, इसकी ये जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर है, और डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ऐसे करके जा रहा है, देखो ऐसे करके जा रहा है। तो अगर हम वो डायरेक्शन कर लें मैप वाला, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। ये किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स थी, तो ये 7 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी। क्वांटिटी इसकी मतलब यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, तो 7 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा मान लो ये वेक्टर है, ठीक, ये इसका देखो डायरेक्शन लिख दिया मैंने, डायरेक्शन बता दिया, और ये जो लेंथ थी इसकी, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या,
कि यार इसकी ये एक लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर और इसका जो डायरेक्शन है वो है किधर की तरफ में, साउथ की तरफ में, नीचे की तरफ में, साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लो ये वेलोसिटी थी, ठीक है। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा किधर, साउथ, ठीक है, साउथ। तो ये बताने का तरीका हो गया कि वेक्टर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 सेंटीमीटर तो पाँच ही वेलोसिटी हो सकती है, ये एक आइडिया होता है, रेशो में होता है कि इतना रेशो में तुमने ले लिया। अब ये नहीं कि यार देखो जैसे 100 मीटर पर सेकंड किसी वेलोसिटी है तो 100 मीटर का लंबा वेक्टर खींच रहे हैं, हमारी कॉपी में ही नहीं आ रहा 100 मीटर का लंबा वेक्टर, तो वो बात गलत है ना। तो यहाँ पे आप स्केल ले सकते हो, जैसे मान लो 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमको रिप्रेजेंट करनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करनी थी मान लो ईस्ट में, ठीक है। और एक हमको बताना था वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड की मान लो आप लोग नॉर्थ में, ठीक, नॉर्थ में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हम जो अपनी कॉपी में बनाएंगे तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 100 मीटर के बराबर है। अगर हम ऐसा मान लें तो हम वेक्टर बना सकते हैं, ईस्ट यानी कि इधर की तरफ में, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का बना दिया, तो 1 सेंटीमीटर का ये हो गया और इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, ईस्ट में। देखो एरो किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, ये है तुम्हारा 100 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, ठीक। उसी तरह अगर हम नॉर्थ में बनाना चाहते हैं तो नॉर्थ में हम दो सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, तो ये बताएगा तुम्हारा 200 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ में 200 मीटर, ठीक है। ऐसे करके इस तरीके से वेक्टर को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग थोड़ा सा देख लो, नोट कर लो, साथ में नोट करते चला करो, क्योंकि अगर आप लोग नोट करोगे तभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि बताने से एक बार क्लियर होता है, एक हफ्ते बाद आप लोग भूल जाओगे, इसलिए नोट करते चला करो साथ में। अच्छा, इक्वेशन की तरह वेक्टर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो मानो सोचो अगर कोई आदमी था, मान लो यहाँ कोई आदमी था, ठीक है, वो यार ए से जा रहा था बी की तरफ में, ए उसका स्कूल था और बी घर था। किसका घर था सोच लो, ठीक है, ऑब्वियसली उसी का घर रहेगा, तो उसके घर जा रहा था, अपने घर जा रहा था, स्कूल से वो अपने घर जा रहा था, ठीक। तो वो ए से बी जा रहा था, तो इक्वेशन की तरह वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं कि ए से जा रहा था बी और उसके ऊपर एरो लगा दी, ऐसे करके देखो एरो लगा दी ए से बी की तरफ में, ठीक है। ए से बी जा रहा था वो, ए बी वेक्टर, इसको बोलेंगे क्या, ए बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इक्वेशन की तरह, इस तरह लिख दिया ए बी वेक्टर को, ठीक। अच्छा, मान लो अगर वो बी से ए आ रहा था, तो बी वो अपने घर से स्कूल आ रहा था, ए बी से ए की तरफ में आ रहा था, तो इस बार क्या लिखेंगे, वेक्टर को लिखेंगे बी ए वेक्टर, ठीक है, बी से ए वाला वेक्टर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यार, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। ये क्या हो गया, बी ए वेक्टर। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसे अगर लिख दिया किसी ने, मान लो ए बी लिख दिया और बी से ए की तरफ, तो ये भी तो देखने में तो लग सकता है कि सही है यार, बी से ए की तरफ जा रहा है, लेकिन ये तरीका गलत होता है, ये तरीका गलत होता है, याद रखना। ये जो हमेशा वेक्टर की एरो होती है ना, वो ऐसी ही होती है, इसी डायरेक्शन वेक्टर की एरो बनती है हमेशा, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। ये देखो, ये जो होती है, ये एरो का डायरेक्शन जो है ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। ओके, अब बात करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ए बी वेक्टर। अब लेकिन ए बी वेक्टर में तो इसमें यही बात केवल अब तक पता चल पाई कि वो ए से बी जा रहा था। ये कितना बताएगा, ये इसको कौन बताएगा कि ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, जा कितना रहा था वो, 10 मीटर जा रहा था, 100 मीटर जा रहा था, 1 किलोमीटर जा रहा था, 10 किलोमीटर जा रहा था, कुछ भी हो सकता है ना। अभी तुमको केवल इतना पता चला कि ए से वो बी की तरफ में जा रहा था, ए से बी की तरफ में जा रहा था, ये बात हमको पता चली थी अब तक केवल, ठीक है। तो उसको हम, इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग वेक्टर ए बी का मॉड यानी मैग्नीट्यूड। अगर दो डंडे खींच दिए यहाँ पे तो उससे उसका केवल मैग्नीट्यूड बचता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड केवल इसका ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका ये मैग्नीट्यूड है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा, दो देखो डंडे लगा दिए तो इससे उसका डायरेक्शन छिन गया। अब कोई भी है, मान लो अगर वो ए से बी जा रहा था, इतना मान लो डिस्टेंस ये बराबर है, तो ये जो ए से बी वाला होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं कि स्कूल से घर जा रहा है तो उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, इस घर से स्कूल आ रहा है तो उसको 20 चलना पड़ता है, ऐसा तो होता नहीं है। स्कूल से अगर घर 10 किलोमीटर है तो घर से स्कूल भी कितने होगा, 10 किलोमीटर होगा। तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी ए वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि यार
ये तो केवल डिस्टेंस बता रहा है ना कि अंतर है कितना, एक्चुअली वो चला कितना, उसने कदम कितने लिए थे, ऐसे करके कितने कदम लेके गया वो, है ना। ये तो बता नहीं रहा कि जा कहाँ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर्स का बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका डायरेक्शन तो सेम है नहीं। अभी तक हम लोगों को क्या बात पता चल गई कि कैसे है वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखने का तरीका कैसे होता है, ये तरीका गलत है, ठीक है। और हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब हमको डायरेक्शन और बात पता करनी थी, डायरेक्शन कैसे पता करें इस वेक्टर का, ठीक है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए एक सिंबल होता है लिखने के लिए। मान लो ये ए बी है, इसके ऊपर लगा दिया टोपी, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं इसको? कैप। अब इससे क्या बचा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो हो गया 1, मैग्नीट्यूड उसका 1 हो गया, वो हमेशा एक मैग्नीट्यूड का रहेगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और ये उसकी डायरेक्शन है ए बी। ए बी की क्या डायरेक्शन है, ए बी कहाँ जा रहा है, तो ए बी कैप, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ए बी कैप। ए बी कैप का मतलब क्या हो गया, अब ए से बी की तरफ में और ए से बी की तरफ में जाएगा, ठीक है। मान लो ये ईस्ट था, ठीक है, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ए बी कैप का मतलब इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ए बी कैप का मतलब क्या हो जाएगा, ईस्ट की तरफ जा रहा था। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक तो यार इसका मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो पूरा का पूरा वेक्टर होता है वो ए बी वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया, और ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, पूरा का पूरा वेक्टर हो गया। अब ठीक है, लिख लो यार इस बात को, पॉज करके लिख लिया करो। चलो अब देखते हैं कुछ और। चलो, तो जैसे ए बी वेक्टर जो था उसको हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, और साथ में उसका डायरेक्शन ए बी कैप। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए बी का डायरेक्शन। तो ये वेक्टर ए बी हो गया। अच्छा देखो, जैसे मैथ्स में हम लोग कुछ लाइंस पढ़ते थे ना, मान लो ये लाइन हो गई, ऐसे कुछ लाइन होती थी, मान लो रे ले लेते हैं, क्योंकि रे से थोड़ा ज़्यादा वेक्टर का फील आता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में हो जा रहा है, ठीक है। रे ले लेते हैं, ये कोई रे ली थी हमने, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने मैथ्स में जब पढ़ा था तो ऐसे लिखा था एक, कई बार तो रे ए बी, है ना, क्या लिखते थे, रे ए बी, है ना। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ऐसे है, ये भी एक रे है, और हमें इसको नाम दे देते हैं एल। एल, इसका नाम एल दिया करते थे ना, जैसे मैथ्स में ज़रूरी नहीं कि हर बार ए बी ही बोलें, तो कभी कभी एल भी बोल देते थे। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे रे एल। तो उसी तरह वेक्टर को हमेशा जरूरी नहीं कि तुम पूरा 2 वेक्टर्स लिखो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। वेक्टर यार देखो, जैसे ये एल है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एल वेक्टर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एल कैप, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है, ये बात है इम्पॉर्टेंट। और ये बात देखो फील की जा सकती है, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे, मॉड में लिखते हैं, इसको MOD मॉड बोलते हैं। जो मॉड होता है ना, मॉड ऑफ किसी, जैसे मैथमेटिक्स वाला जो मॉड होता था वही मॉड है ये, ठीक है। तो ये मॉड हो गया इस वेक्टर का, और ये डायरेक्शन हो गया, और ये जो ऊपर लगा हुआ है कैप है, टोपी, टोपी पहना दी, ठीक है। देखो किसी टोपी पहनाते हैं तो उसका क्या होता है, चलो छोड़ो ये बात की बात। तो ये क्या हो गया, वेक्टर एल वेक्टर क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर एल, और ये एल कैप, ठीक है। ऐसे किसी वेक्टर को लिखा जाता है। आओ चलो, तो अब जैसे ये हो गई, अब जैसे मान लो कोई फोर्स है, ठीक है, मान लो कोई फोर्स है F, तो उस फोर्स को कैसे लिखेंगे, वेक्टर F वेक्टर, ठीक है, F वेक्टर। और ये होगी क्या एक्चुअली, वेक्टर F का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर F का डायरेक्शन। तो फोर्स कैसे, पूरी फोर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब तक हमको पूरा मैग्नीट्यूड पता होगा और हमको इसका डायरेक्शन पता होगा, ठीक है। तो ये होती है, ये बात होती है। इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी के लिए लिखा जा सकता है। मान लो फोर्स एक वेक्टर था इसलिए लिख दिया, मान लो वेलोसिटी है v वेक्टर ऐसे करके, और v कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन है a वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू a कैप। अब ये बताएगा कि कितना एक्सेलरेशन और डायरेक्शन क्या है, कहाँ एक्सेलरेशन लग रहा था, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं। चलो अब उसके बाद में बात करते हैं वेक्टर्स होते कितने तरीके के हैं, क्या क्या होते हैं वेक्टर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं यार टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने तरीके के होते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर जानने के पहले एक चीज़ जान लेते हैं
कि यार देखो वेक्टर केवल हमेशा लिखा ऐसे ही जाता है, ऊपर एरो ऐसे ही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि ऊपर जा रहा था तो किसी ने ऊपर एरो ऐसे लगा दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसे लगा दिया, ये गलत बात है। ये तो रिप्रेजेंटेशन होता है केवल वेक्टर का, केवल ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे के सारे तरीके और गलत हैं। केवल ऐसे लिख सकते हो, और ये नहीं कि टेढ़ी एरो लगा दी, ये भी चीज़ गलत है। उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल एरो लगनी चाहिए, इधर से इधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यही केवल सही तरीका होता है इसका, ठीक है। ये काफ़ी काम की बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को धोखा हो जाता है स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में कि यार एल वेक्टर इधर से इधर आ रहा है तो ऐसे लगा दो, ऊपर जा रहा है तो ऐसे लगा दो, तो गलत बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि ये वेक्टर है, जो एक्चुअली डायरेक्शन बताता है वो कौन बताता है, इसका एल कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, एल कैप क्या होता है वो इसकी डायरेक्शन बताता है। मैंने यूनिट वेक्टर नाम ले लिया, तो मैं बताऊंगा यूनिट वेक्टर क्या होता है टाइम आने पे, लेकिन अभी मत जानो आप लोग, जब टाइम आएगा तो अभी हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। और तब तक डायरेक्शन इसकी कौन बताता है, एल कैप डायरेक्शन बताता है इसकी, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती है कि यार ऊपर एरो लगा दिया, इधर एरो लगा दिया, इधर एरो लगा दिया, टेढ़ा मेढ़ा एरो लगा दिया, गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। और देखो यार वेक्टर्स में क्या होता है, हमेशा एक तरफ से एक तरफ जाते हैं वेक्टर, ठीक। तो मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये वेक्टर का क्या होता है, टेल होती है वेक्टर की, ठीक। ये क्या होती है, वेक्टर का हेड होता है। देखो जैसे कोई तीर माना चला, तीर चलाया, ठीक है, ऐसे करके तीर चलाया, ठीक है। तो तीर की एक पूंछ होती है ना, पीछे वाला हिस्सा जो होता है तीर का, ये देखो, और एक हेड होता है जहाँ से नोक होती है तीर की। ऐसे देखो तीर चलाया तो उधर की तरफ तीर जाएगा, देखो उधर की तरफ, ठीक है, उधर की तरफ तीर जा रहा है। तो एरो जो होती है तीर की, एरो जो तीर का एरो होता है ना, वही उसका हेड होता है, कि वही तो डिसाइड करता है कि तीर को जाना कहाँ है। और जो दूसरा वाला एंड होता है उसको अपन टेल बोलते हैं, टेल है पीछे की, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर की दो चीज़ें होती हैं, हेड और टेल। याद रखना, इन चीज़ों को नोट करते जाना जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हेड और टेल ये वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से। अब बात कर सकते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो चलिए अब हम लोगों ने बात कर ली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को। अब देखते हैं यार कि वेक्टर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब हर जगह ये यूज़ होगी। क्योंकि मतलब वेक्टर एडिशन में, वेक्टर सब्सट्रैक्शन में, वेक्टर को आपको जब भी कहीं पे भी यूज़ आएगा, फोर्सेस, जब भी आप पूरी फिजिक्स में या फिर पूरी मैथ्स में भी ये प्रॉपर्टी वेक्टर्स की बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान देना और अच्छे से सुनना और समझना भी इसको, ठीक है। क्या है कि if a vector is parallelly displaced, it remains unchanged. अगर किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं तो वो अनचेंज रहता है, ठीक है। पैरेलली डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो किस चीज़ से डिफाइन होती है, एक पहली चीज़ होती है उसका डायरेक्शन, दूसरी चीज़ होती है उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर रहे हैं, मान लो कोई वेक्टर ऐसे था, ये वेक्टर है देखो, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन ऐसे करके देखो एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, उधर की तरफ में पॉइंट कर रहा है। अगर मैं इसको खिसका दूं ऐसे, अभी भी इसका देखो लेंथ उसकी उतनी है, डायरेक्शन अभी भी उसका उतना ही है। तो ये वेक्टर को मैंने पैरेलली डिस्प्लेस किया है, पैरेलली खिसका दिया, देखो जैसा अभी है, अब थोड़ा सा ऊपर लेता गया, तो अभी भी डायरेक्शन उसका इतना ही है, और लेंथ तो देखो उसका है ही इतना ना, यानी मैग्नीट्यूड भी उसका इतना ही है, ठीक है। तो मैं इस वेक्टर को कहीं पे भी पैरेलल लेके जाऊं, पैरेलली डिस्प्लेस कर दूं, तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये वेक्टर है, ठीक, अगर मुझको उसको उठा के कहीं और लेके जाना था, मान लो यहाँ पे अगर मैं लेके चला हूँ, ठीक है, पैरेलली थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो अगर ये वेक्टर ए था तो ये वाला वेक्टर भी ए ही है, ठीक है। ऐसे करके इसको पैरेलली आप लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। चलो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अगली बात करते हैं एक और चीज़ की। चलो देखते हैं अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच में एंगल नापा कैसे जाता है, ठीक। एंगल वेक्टर के बीच में तभी नापा जा सकता है जब वो हेड दोनों की जब टेल जो होती है, दोनों की जो टेल अगर एक पॉइंट पे रखी हो, तभी वेक्टर्स के बीच में एंगल नापा जा सकता है। देखो जैसे कोई वेक्टर है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये बात समझाता हूँ। देखो ऐसे कोई एक वेक्टर रखा हुआ था, ठीक, ये इसकी टेल थी, ये इसका हेड था, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए, ठीक।
अब दूसरा कोई वेक्टर रखा हुआ है ऐसे करके, ये देखो, ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया, वेक्टर बी है ये, ठीक। तो दोनों वेक्टर अगर टेल से टेल में जुड़ के रखे हुए हैं तभी होती है उनका क्या नाप सकते हैं हम, तभी उनके बीच में एंगल नाप सकते हैं। तो इनके बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा ना, अब देखो इसके बीच में दो एंगल बन रहे हैं ना, एक तो एंगल ये बन रहा है, ठीक, और एक एंगल और भी तो बन रहा है रिफ्लेक्स वाला, ये बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल है ये एक्चुअली एंगल है वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो इसी को हम थीटा बोल देते हैं। ये क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, ठीक। वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है, ये है थीटा, ठीक है। चलो अगर मैं कुछ वेक्टर ऐसा दे दूं, ये दे दिया मैंने एक, ठीक, और एक दे दिया आपको ऐसे करके, ठीक। तो अब जो इनके बीच में एंगल होगा वो कुछ लोग कहेंगे कि ये देखो ये इसके बीच में एंगल है, लेकिन ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ये वेक्टर देखो दोनों की टेल सेम जगह पे नहीं है। तो अगर जब वेक्टर्स की टेल सेम जगह पे नहीं होती है तो उनके बीच में एंगल हम नहीं नाप सकते, वो गलत एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए भाई, वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो एक काम करें ना यार, इस नीचे वाले वेक्टर को उठा के यहाँ रख दें, है ना, इस नीचे वाले वेक्टर को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें हम, ये वेक्टर तो ऐसे ही है और नीचे वाले को उठाया मैंने और पैरेलली ले जाके यहाँ चिपका दिया, तो ऐसे चिपक गया, देखो आके ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ठीक। तो वेक्टर ए को मैंने पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया और ये वेक्टर बी आ गया। अब इनके बीच में जो एंगल है वेक्टर के बीच में वो कितना दिख रहा है, उनके बीच में एंगल ये है, देखो ये एंगल है। ये गलत बात थी, ये एंगल नहीं था दोनों वेक्टर के बीच में, तो इस पर ध्यान रखना। यहाँ पे कई बार लोग फंस जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा, इसमें ये भी तो कर सकते थे कि ए को अगर हम पढ़ रहे हैं और बी को पैरेलली डिस्प्लेस कर दें। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए वेक्टर तो ऐसे पड़ा ही हुआ है, ठीक, बी वेक्टर को ही ऐसे उठाया यहाँ से, यहाँ पे आके लाके फिर पैरेलली चिपका दिया, इसको लाके यहाँ रख दिया ऐसे करके, ठीक। तो अभी भी तो ये एंगल देखो, ये जो बन रहा है ये वाला एंगल, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए है। तो ये देखो सेम ही चीज़ तो है ना, दोनों सेम एंगल बन रहे हैं। तो आप वेक्टर को एंगल कैसे नापते हो, जब भी उनके दोनों की जो टेल होती है वो एक ही पॉइंट पे रखी होती है या फिर दोनों वेक्टर्स एक ही जगह से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तभी उनके बीच में एंगल नापा जा सकता है। जो वेक्टर्स एक ही जगह से ओरिजिनेट करते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है। जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना कि जब भी अगर दोनों वेक्टर टेल टू टेल रखे हैं, ज्वाइन रखे हैं, तभी उनके बीच में एंगल नापना है। अगर कोई वेक्टर ऐसे रखा हुआ है ना तो उसके बीच में कभी एंगल मत नाप देना, वो गलत एंगल आएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। फॉलोइंग पेयर्स के बीच में आपको एंगल बताना है। तो मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसी में एक और वेक्टर लगा रखा है मैंने, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर सी था, ये एंगल 120 डिग्री है, इस एंगल को मैं 130 डिग्री बोल दे रहा हूँ और मुझको वो नहीं पता, ठीक। तो अभी आपको एंगल बताना है। पहला क्वेश्चन मेरा, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीसरा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। करो ट्राई क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो आपने कर लिया होगा, अब मैं करता हूँ, ठीक। तो देखो पहला वेक्टर ये ए है, ये बी है, ठीक। ए और बी के बीच में हमको एंगल देखना है, तो ए और बी कैसे रखें भाई, देखो अलग से बना लें इस फिगर को ना। देखो ए ऐसे रखा हुआ है और बी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो देखो हेड टू टेल तो रखे, मतलब हेड टू टेल रखे हो ना, जहाँ पे एक का हेड है वहाँ पे उसकी टेल है। तो अभी तो हम इसका एंगल नाप नहीं सकते, जब दोनों की टेल सेम जगह पे आ जाएगी तभी नाप सकते हैं एंगल। तो इस वेक्टर को हम उठा के यहाँ पैरेलली डिस्प्लेस कर दें। तो ये वेक्टर तो ऐसे ही था, इस वेक्टर को हमने ऐसे ले आए, ठीक, समझते बात को। इस वेक्टर को आगे खींच दिया मैंने, ठीक। तो ये एंगल देखो कैसे निकालोगे, ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 130 डिग्री है। तो पूरे जो एक पॉइंट पे पूरा एंगल होता है 360 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया। यानी तुमको पता है कि यार ये एंगल 110 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, क्योंकि ये टोटल 180 है ना, तो ये एंगल कितना होने वाला है
70 डिग्री होने वाला है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, है ना। तो एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री आ रहा है। ठीक, वहाँ पे देखने में कितना लग रहा था, 110 लग रहा था, लेकिन एक्चुअली 110 नहीं है, क्योंकि वो दोनों सेम जगह पे दोनों की टेल नहीं थी, इसलिए इनके बीच में एंगल कितना है, 70 डिग्री है। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी देखो वापस से कैसे रखे हैं, एक का जहाँ पे हेड है वहाँ पे दूसरे की टेल है, तो अभी हम एंगल तो नहीं नाप सकते, सॉरी। तो ये वेक्टर बी ऐसे कुछ था, ठीक, वेक्टर सी ऐसे कुछ था, और ये वाला जो एंगल दे रखा हुआ है ये 130 डिग्री दिया हुआ था क्वेश्चन में। इस बी वेक्टर को हम प्रोड्यूस कर देते, आगे उठा के आगे चिपका देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से उठा के आगे लगा देंगे, पैरेलली डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये एंगल 50 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि पूरा एंगल 180 डिग्री है। अब देखो इस वेक्टर को मैं उठा के क्या किया, यहाँ ले आया, देखो ऐसे करके यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, तो एंगल 50 डिग्री दिख रहा है वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में। तो ये कितना दिख रहा है, 50 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो वेक्टर ए और सी वेक्टर, तो ए और सी वेक्टर डायग्राम है, देखो भाई कैसे रखे हुए हैं, दोनों का जहाँ पे दोनों की जो टेल है वो एक ही जगह पे रखी हुई है, तो सही रखेंगे। तो इनके बीच में एंगल तो साफ साफ 120 डिग्री है, ठीक। ये था सिंपल सा क्वेश्चन एक। चलो अब इसके बाद में हम देखते हैं, हमने रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स का देख लिया, उसके बाद वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे नापते हैं ये चीज़ देख ली, हमने देख लिया कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखा जाता है, ये भी चीज़ देख ली। अब चीज़ देखते हैं यार, वेक्टर कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, ठीक। चलो अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें पहला वेक्टर जो आता है वो आता है ज़ीरो वेक्टर, इसी का एक और नाम है नल वेक्टर। नल मतलब भी ज़ीरो होता है ना इंग्लिश में, है ना, किसी चीज़ का नलीफाई करना, मतलब उसके इफेक्ट को ख़त्म करना। नल मतलब क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर, तो जैसा कि नाम से यार देखो पता चल रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो ज़ीरो होना है इस वेक्टर में, और किसी वेक्टर का डायरेक्शन तो जीरो हो नहीं सकता ना, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी ना जीरो होती है। डायरेक्शन कैसे बोलोगे यार डायरेक्शन जीरो है किसी चीज़ की, वो तो सेंस ही नहीं बनता। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, इस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ठीक है। क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं बोलूँगा तुमसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसकी डायरेक्शन बताओ। तो जैसे ये वेक्टर था एक, ये तो इसका कोई कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, दिख रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है। तो इसकी एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी हमने कि उधर से उधर जा रहा था। ये देखो इधर है, इसका टेल है, और ये इसकी हेड हो गई इस वेक्टर की। तो ये वेक्टर था, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड थी। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ और ख़त्म कर दूँ, उसकी लेंथ को पूरी ख़त्म कर दूँ, गायब कर दूँ इसकी लेंथ को, तो डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करोगे तुम भाई। जब तुमको कुछ मैग्नीट्यूड दिख ही नहीं रहा है तो तुम डायरेक्शन बोल ही नहीं पाओगे ना कि कहाँ डायरेक्शन किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि कुछ होना तो चाहिए पॉइंट करने के लिए, मैग्नीट्यूड तो दिख ही नहीं रहा था। तो इस वेक्टर के पास में डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन तो होती है। अगर वेक्टर बोल दिया तो डायरेक्शन तो उसके पास में होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अनस्पेसिफाइड होगी, कहीं पे भी डायरेक्ट कर सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है इस वेक्टर की, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन अनडिटरमाइंड, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, तो रिप्रेजेंट क्या होता है, जीरो, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो जीरो वेक्टर, ठीक है। ये एक सिंपल सा पहला वेक्टर था। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में हमारा अगला पार्ट आता है, अगला टाइप जो आता है वेक्टर का वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब देखो यूनिट वेक्टर, अब इसका नाम भी क्या है, यूनिट मतलब क्या होता है, वन, यूनिटी मतलब वन होता है ना, यूनिटी वन, यूनिटी क्या बताती है, वन को बताती है। इसलिए यहाँ देखो यूनिट वेक्टर जो वेक्टर होता है, अब इसका डायरेक्शन तो वन हो नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है, इसका नाम क्या बता रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा, ठीक, मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वन होगा। और ये बहुत ही हमारे काम का वेक्टर है, बहुत ही काम का वेक्टर, ठीक। क्या होता है ये, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और जानेंगे जब हम सारे वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे ना, जितने टाइप्स होते हैं। तो यूनिट वेक्टर पे वापस आएंगे और यूनिट वेक्टर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज जानेंगे, ठीक, क्योंकि यूनिट वेक्टर बहुत काम की चीज़ होती है, हर जगह काम आता है। तो जब यार हम देखो, हमने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था और जब हम लोग बात कर रहे थे कि वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमने कुछ ऐसी चीज़ देखी ना, वेक्टर ए को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर ए को क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। तो मैंने तब ए कैप का एक बार नाम लिया था कि इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं।
तो एक कैप क्या होता है, जब भी किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगाई जाती है तो उसका मतलब होता है कि वो यूनिट वेक्टर हो गया, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और जो उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन वही होगा जो यूनिट वेक्टर के अलाउंग था। ठीक, तो इसका रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर कोई भी वेक्टर है तो उसके ऊपर टोपी लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। ठीक है, इसको बोलते क्या हैं, ए कैप बोलते हैं। ठीक है, ए कैप बोलते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है, यूनिट वेक्टर काम क्यों आता है, तो वो भी चलो जान लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर देखो मैग्नीट्यूड इसका 1 है। ठीक, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, मान लो ये मारो मेरे पास में स्केलर क्वांटिटी ठीक हुई, अभी मुझको इसका डायरेक्शन पता नहीं है। ठीक, डायरेक्शन मुझको इसका नहीं पता, अभी कहीं पे भी हो सकती है। मान लो इतने 10 सेंटीमीटर का मार्कर है, तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि इसमें कोई एक डायरेक्शन हम असाइन कर देते हैं, मतलब मान लो एक डायरेक्शन कोई ये थी। ठीक, एक डायरेक्शन कोई ये थी। ठीक, और इस डायरेक्शन का नाम दे देते हैं कुछ हम ईस्ट। ठीक है, ईस्ट है ना, देखो ईस्ट होता है ये, तो इस डायरेक्शन को हमने कोई नाम दे दिया ईस्ट। ठीक, अब मैं तुमसे बोलूं कि अगर मेरे पास में ये कोई क्वांटिटी है 10 सेंटीमीटर, अब 10 सेंटीमीटर किधर है मुझको नहीं पता। ठीक, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझको क्या करना है यार, कि इस 10 सेंटीमीटर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं मैं कि ये जो है वो ईस्ट की तरफ में आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यार देखो अब इसका चेंज करना नहीं हमको, 10 सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर ही रहे ये, तो इसमें मैं मैग्नीट्यूड वाइज तो कुछ मल्टीप्लाई करने नहीं वाला हूँ, इसमें मल्टीप्लाई क्या करूँगा, केवल डायरेक्शन मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास में अभी डायरेक्शन इसकी स्पेसिफाइड नहीं है, मुझे इसमें डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो ईस्ट में अलाइन हो जाए। तो ऐसे इधर की तरफ मैं डायरेक्शन में इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, और डायरेक्शन कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज ना आए, तो मैं एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। एक यूनिट वेक्टर ईस्ट के अलाउंग कोई डिफाइन होगा, है ना, यूनिट वेक्टर कोई ईस्ट के अलाउंग डिफाइन होगा। ठीक है, अब ईस्ट के अलाउंग कोई वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, उसमें मैं अगर इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पूरा का पूरा एक वेक्टर बन जाएगा 10 सेंटीमीटर का ईस्ट के अलाउंग। ठीक है, ये काम आता है यूनिट वेक्टर का, ये काम होता है यूनिट वेक्टर का। तो मान लो अगर ईस्ट के अलाउंग कोई वेक्टर ले लेते थे हम पहले से, मान लो मैंने बोल दिया कोई पी वेक्टर है। ठीक है, ईस्ट के अलाउंग, इसी डायरेक्शन में पी के अलाउंग था ईस्ट वेक्टर, ईस्ट में। अब पी वेक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर मुझको इसमें ये 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना था, ठीक, 10 सेंटीमीटर मैं इसमें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगर पी वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। मान लो चलो मानने के लिए हम मान लेते हैं कि पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, चलो 2 है। ठीक, 2 मैंने मान लिया। ठीक, कुछ भी हो सकता था, 2 मैंने मान लिया। तो अगर मैं इसमें 10 सेंटीमीटर वाली लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा। तो वो तो हमको चाहिए नहीं था, ये वेक्टर की आइडेंटिटी लूज हो गई, क्योंकि हम चाहते थे कि 10 सेंटीमीटर का ही हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यार, इसमें इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो क्या होगा, यानी कि पी कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, पी कैप का क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो और डायरेक्शन यही होगी, तो इस स्केलर क्वांटिटी को ये डायरेक्शन दे देगा और इसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, ये काम होता है यार यूनिट वेक्टर का। अभी हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लेकिन काफ़ी आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है। इधर भी हम लिख भी देते हैं। ठीक है, चलो यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के काम आता है। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर देखो जैसे ऐसे था ना, मान लो अगर पी वेक्टर ही कोई था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ पी वेक्टर इंटू पी कैप। तो पी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यार देखो पी कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया, तो अगर पी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड निपट जाएगा। जब 5 सेंटीमीटर था, 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, यूनिट हो गया, और मैंने डायरेक्शन में कुछ भी देखो छेड़खानी नहीं की है। ठीक है, तो ये पी कैप होता है, यूनिट वेक्टर पी। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर की बात हो गई, अभी हम थोड़ी सी बात और करेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ठीक, चलो ये यूनिट वेक्टर्स हो गए। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट वेक्टर्स और आते हैं, वो क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक, पैरेलल वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स यार ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो पैरेलल वेक्टर्स बस सिंपल सा है यार, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका डायरेक्शन देखो सेम होता है। अगर ये ले लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर मैंने ले लिया
तो इनका जो डायरेक्शन होगा सेम होगा। तो चलो अभी देखो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम लग रहा है, मैं क्या करूँ, छोटा कर दिया इसको। तो देखो इनका डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं और डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन कौन स्पेसिफाई करता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है ना। तो इनका यूनिट वेक्टर जो रहेगा वो सेम रहा होगा, ठीक है, तभी ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई पक्की बात नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद में देखते हैं हम एक और तरीके का वेक्टर, नंबर 4। आप लोग नोट करते जाना यार इस चीज़ को, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, याद कुछ नहीं रहता है। आप लोग सोच रहे हो कि अभी याद रह लेगा, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता है 1 साल बाद 2 साल बाद, ठीक है, जब पेपर दोगे फाइनली। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, जैसे पैरेलल में नहीं कर सकते थे। तो एक वेक्टर कोई ऐसा है, मान लो वेक्टर ए, और एक वेक्टर कोई ऐसा है इधर की तरफ में वेक्टर बी। तो एग्जैक्टली अपोजिट है ना, एक आगे जा रहा है एक इधर जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट है ना। तो इनके डायरेक्शंस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी कि अगर मैं इनके डायरेक्शन यानी ए कैप यूनिट वेक्टर ना, तो डायरेक्शन इनके अपोजिट होते हैं, माइनस ऑफ बी कैप इसके अपोजिट होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पलट गया वो वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। चलो उसके बाद में एक और देखते हैं पार्ट, एक और तरीके का वेक्टर देखते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस होता है ना, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनल चीज़ें, तो परपेंडिकुलर, तो जैसा कि नाम बता रहा है, तो ये वेक्टर्स कैसे होने वाले हैं, आपस में परपेंडिकुलर होने वाले हैं ना। तो एक वेक्टर कोई ऐसे है, तो कोई वेक्टर एक ऐसे है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल देखो 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये देखो टेल से टेल जुड़ के रखे हुए बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए। ये भी एक चीज़ थी। अब उसके बाद में एक और तरीके का वेक्टर देख लेते हैं, 6th पार्ट आ गया ना शायद, देखो गिनती अगर गलत हो गई कोई बात नहीं। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर मतलब क्या, कोप्लेनर यानी कि देखो जैसे इसका नाम बता रहा है ना कि एक प्लेन में, कोप्लेनर सेम प्लेन में, को यानी कि सेम और प्लेनर यानी कि प्लेन में। तो अगर कोई वेक्टर एक ही प्लेन, हाँ एक ही वेक्टर, अगर कोई वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता है तो वेक्टर कैसे कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स। तो जैसे मान लो 2 वेक्टर्स हैं मेरे पास में, ये देखो एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर कोई ऐसा है, ठीक, ऐसे देखो ये 2 वेक्टर्स हो गए, ये दोनों बोर्ड वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, बोर्ड के ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ कहीं पे घुमाता रहूँ, देखो इसको इस प्लेन में, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स होगा। और किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि बोर्ड के प्लेन में ही लाई करे, अगर कोई प्लेन ऐसा है मान लो, ठीक, कोई प्लेन ऐसा है, चलो तो इसमें एक वेक्टर मान लो ऐसे लाई कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे है, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। ये प्लेन ऐसा है, कॉपी वाला प्लेन थोड़ा टेढ़ा मैंने लिया है ताकि इसको ऐसे कंप्लीटली सीधा नहीं करो, नहीं तो बोर्ड जैसा ही हो जाएगा ना। तो इस प्लेन में देखो 2 वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, तब भी ये कैसे वेक्टर्स हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। अगर कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, देखो ऐसे करके एक प्लेन था, ठीक, इसमें 2 वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ये देखो 2 वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर्स कैसे हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए, क्योंकि भाई ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो इनकी खासियत क्या होती है, दे लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन तो पता है ना यार तुम लोगों को क्या होता है, प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, प्लेन एक ऐसी चीज़ होती है जो 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से बनती है, ठीक है। अगर कोई 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं तो उससे जो पूरा एरिया बनता है ना वो प्लेन होता है, या प्लेन को एक सतह बोल सकते हो, चिकनी सतह। देखो ये जैसे सतह है ना एक 2 डायमेंशंस में, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो जैसे कोई 2 लाइन रही होगी, एक लाइन ऐसे रही होगी, लाइन तो नहीं लग रही, एक लाइन कोई ऐसी रही होगी, एक लाइन कोई ऐसी रही होगी। अब ये देखो जो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी, अब ये एरिया भी इनसे बना, ठीक है, ये एरिया भी इनसे डिफाइन हुआ, ये एरिया इनसे डिफाइन हुआ, ये एरिया इनसे डिफाइन हुआ, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। तो अगर कोई भी 2 लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है तो वो हमेशा एक प्लेन में होती है ना, ठीक है। तो अगर 2 कोई वेक्टर आ गए, क्योंकि 2 लाइन हमेशा एक प्लेन में होती हैं, जैसे अगर मैंने बोल दिया थी, चलो ये 2 लाइन है कहीं पे भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये कैसी भी लाइन है ना, देखो मैंने उल्टी सीधी लाइन कहीं भी ले ली स्पेस में, 3D स्पेस में,
अब ये दोनों एक प्लेन में होंगी, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो दोनों एक प्लेन में आ रही हैं, दोनों लाइंस क्या आ रही हैं, एक प्लेन में आ रही हैं। तो कभी भी दो लाइंस जो होती हैं वो हमेशा एक प्लेन में ही आती हैं, ठीक है। चलो मैं कहीं पे भी ले लूँ, चलो ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे ले लिया दो लाइंस को। अब ये देखो ये वाली इस प्लेन में लाई कर रही हैं, है ना, ये देखो ये वाली इस प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक। तो दो लाइंस हमेशा एक प्लेन में आती हैं, तो अगर कोई भी दो वेक्टर हैं तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, क्योंकि वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो देखो दो वेक्टर जो हैं अभी भी ये प्लेन में हैं, दिखने में लग तो नहीं रहा कि ये प्लेन में है, लेकिन देखो ऐसे ही प्लेन में हो सकते हैं वेक्टर, कि अगर मैं इन प्लेन को हटा के एक प्लेन ये भी तो डिफाइन कर सकता हूँ। देखो वेक्टर अभी भी ऐसे हैं, अगर मैं ऐसे रख दूं प्लेन को, चलो नीचे से ला के रख दिया, तो अब ये प्लेन में आ गए, ठीक है। तो दो वेक्टर्स तो हमेशा प्लेनर होते हैं, लेकिन अगर तीसरा वेक्टर कोई आ गया, मान लो ऐसे ही है, ये देखो, ठीक। अब यहाँ पे एक वेक्टर में पड़ा हुआ है, एक वेक्टर इस पे पड़ा हुआ है। एक वेक्टर अगर मैं ये ले लूं, ये देखो ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया। अब ये दोनों अगर हम प्लेन में रखेंगे तो ये वाला प्लेन में नहीं आएगा, अगर इन दोनों को प्लेन में रखेंगे तो ये प्लेन में नहीं आएगा। तो ये वाले वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर नहीं है। चलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात हम लिख लेते हैं यार, तुम लोग भी ध्यान देना, जो मैं बोलता नहीं वो भी चीज नोट कर लिया करो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ सब चीज लिख दो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें रह जाती है तो उनको नोट कर लिया करो अपने हिसाब से। देखो टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। दो वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। चलो उसके बाद देखते हैं एक और आखिरी तरीके का वेक्टर, लास्ट टाइप, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि हमेशा एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, जैसे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो देखो दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करते हुए दिख रहे हैं ना। तो ये वाले वेक्टर्स कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर हैं। बेसिकली जिनकी टेल अगर एक ही जगह पे रखी हुई है तो वो वेक्टर्स कैसे होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर दिए, मान लो वो को इनिशियल नहीं थे इनिशियली, ठीक है, तो हम दोनों को खिसका सकते हैं ना, पैरेलली तो वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसको मैं डिस्प्लेस करके देखो यहाँ ले आया, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया, तो अब बन गए को इनिशियल। तो कोई भी वेक्टर्स को हम को इनिशियल बना सकते हैं, ठीक है। कोई किन्हीं भी दो वेक्टर्स को इनिशियल बना सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस करना हमको आता है, ठीक है। अगर कोई भी दो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनको को इनिशियल बना सकते हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। तो दोनों एक ही जगह से जहां ओरिजिनेट करते हैं ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। चलो ये बात तो हो गई यार वेक्टर्स की पूरी, टाइप कितने होते हैं वेक्टर के। अब जरा सा हम यूनिट वेक्टर पे वापस आते हैं और यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यार यूनिट वेक्टर के बारे में आज बात नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा उसकी लेंथ भी ज्यादा है, तो आज उसकी बात नहीं करते हैं। उसको कभी इत्मीनान से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में उसको इत्मीनान से पढ़ेंगे। आज क्या करें फिर, आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा है इस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। आओ तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ये वाला एक्स एक्सिस देखो, ये रहा आपका वाई एक्सिस, और ठीक है ये यहाँ पे एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है, और एक सेकेंड ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, देखो ये वेक्टर ऐसे दिया हुआ 30 डिग्री है, इसकी ये जो हेड है यहाँ पे और टेल इसकी ऐसे 30 डिग्री पे अलाइन है वेक्टर। एक वेक्टर ऐसे दे रखा हुआ है 60 डिग्री है, और एक वेक्टर ऐसे दे रखा हुआ है, वेक्टर सी दे रखा हुआ है, ये एंगल जो दे रखा हुआ आपको 45 डिग्री दे रखा हुआ है, और ये वाला वेक्टर जो है इसका नाम है वेक्टर बी। अब हमको एंगल बताना है वेक्टर ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, वेक्टर बी और सी के बीच में, ठीक है। तो ये बात लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी एंड सी, वेक्टर ए एंड सी। चलो ट्राई करो क्वेश्चन को पॉज करके। अब मैं क्या करता हूं, तो ऐसा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना, आज ट्राई करना। हम इसका जो सॉल्यूशन है अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। दिमाग लगाना और सारे के बीच में सही सही एंगल निकाल के आना, ठीक है, निकाल के रखना, और कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग आंसर जरूर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है।
और चलो आज फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। तो पढ़ के आप लोगों को होप मजा आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर करना। वीडियो को शेयर करने से क्या होगा, वीडियो सब तक पहुंचेगा, इसकी रीच बढ़ेगी वीडियो को। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमको कमेंट्स दे सकते हो कि आपको हमसे क्या चाहिए, क्या चीज चाहते हो। आप चाहते हो क्या कि हम क्वेश्चंस इसमें और डालें, क्वेश्चंस हम डालें, डीपीपीज हम डाल दें वीडियो बना के, या फिर नोट्स के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो नोट्स के बारे में कह सकते हो। टीचिंग वे में कोई चेंज करवाना चाहते हो तो वो भी कह सकते हो, और कोई समस्या हो तो वो कह सकते हो। बाकी आप लोगों को अगर हमसे और बात करनी है तो आप मुझको पर्सनली डीएम भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इसमें आप @अश्विन_1205 आप मुझको इसमें पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल मदद करूंगा आपके बड़े भाई की तरह, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस क्वेश्चन को करके जरूर इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर डालना। चलो बाय बाय।